हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका हमारी पीटी 365 की सीरीज में, जहां पर हम इकोनॉमी के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था हमारा सीआईआई का, दैट इज कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। उसको बेसिकली हमने कवर किया था। आज हमें लाइबॉर से स्टार्ट करना है। देखो, लाइबॉर यानी लंदन लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट। जब हम लाइबॉर की बात करते हैं, ग्लोबल रेफरेंस रेट है ये। अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म बोराइंग के लिए इंटरबैंक मार्केट की जब हम बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इसे बेसिकली एज अ बेंचमार्क देखा जाता है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट के लिए। एंड यूज फॉर करेंसी रेट स्वैप्स ऑल्सो एंड मॉर्टगेजेस जो होते हैं, ठीक है, उसके लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बाय इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज। एंड 5 करेंसीज आर बेसिकली कंप्यूटेड हियर: स्विस फ्रैंक, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापानीज येन, यूएस डॉलर, ठीक है। इनको बेसिकली यहाँ पर देखा जाता है। ये इंडिकेटर है अगर हेल्थ देखनी हो किसी भी कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम का, एंड देखना हो कि कैसी ट्रेजेक्टरी चल रही है ऑफ द इम्पेंडिंग पॉलिसी रेट्स ऑफ सेंट्रल बैंक। जो भी सेंट्रल बैंक पॉलिसी रेट्स को लेकर आ रही है वो क्या ट्रेजेक्टरी पे चल रहे हैं, कितने कारगर हैं कितने नहीं, ठीक है, ये सब देखना है। तो ये उसका एक इंडिकेटर हो सकता है। लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट उसका एक इंडिकेटर हो सकता है। अब इंडियन इक्विवेलेंट इसका क्या है हमारे देश के अंदर? वी हैव माइबॉर, दैट इज मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट, विच इज कैलकुलेटेड बाय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। चलो अगला टॉपिक देखो, बॉन्ड यील्ड कर्व इन्वर्जन। अब देखो, जब हम बॉन्ड यील्ड की बात करते हैं, अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें एक बॉन्ड से रिलेटेड, तो यील्ड उसका बताती है कि कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, कितना कहीं ना कहीं वो फायदा देने वाला है। यील्ड कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि एक बॉन्ड की यील्ड कैसे रहने वाली है इस चीज का। नॉर्मल कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलता है कि जितनी ज्यादा टाइम लिमिट होती है, जितना ज्यादा टाइम के लिए लेंड किया जाता है एक पर्टिकुलर बॉन्ड को, उतना ज्यादा उस पर यील्ड होती है, ठीक है, उतना ज्यादा हायर यील्ड हमें देखने को मिलता है। हाउएवर ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ सिचुएशन में कि ये जो सिचुएशन है ये इन्वर्टेड हो जाए। बॉन्ड जो है वो शॉर्टर टर्म का है, बट फिर भी हायर यील्ड उसके ऊपर हमें देखने को मिल रही है व्हेन वी कंपेयर इट विद द लॉन्गर टेन्योर। तो यहां पर जब ये सिचुएशन आ जाती है कि छोटे टाइम के लिए भी ज्यादा यील्ड देखने को मिल रही है, तो ये सजेस्ट करता है इन्वेस्टर्स को कि शायद आगे मार्केट में हमें ग्रोथ जो है वो वीक देखने को मिलेगी, या रिसेशन काइंड ऑफ सिचुएशन भी आ सकती है, ठीक है। तो बॉन्ड यील्ड जो है उससे काफी कुछ पता चलता है। इट कैन बी अ इंडिकेटर ऑफ द अपकमिंग सिचुएशन अगर हम इकोनॉमिकली बात करते हैं। अगला टॉपिक देखो, यील्ड कर्व कंट्रोल, वाईसीसी। बेसिकली जापानीज येन का क्या देखने को मिला है कि विद टाइम वो डिक्लाइन हुआ है फर्दर। एज जो जापान का जो बैंक है, ठीक है, बैंक ऑफ जापान, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जो पॉलिसी है उसको कंटिन्यू करा, जो कि है यील्ड कर्व कंट्रोल। इसमें बेसिकली ये स्टेप्स के थ्रू अपने क्या करने की कोशिश करते हैं, जो यील्ड है उसको कहीं ना कहीं काफी टाइटन कर देते हैं। यील्ड कंट्रोल कर्व ऑल्सो रेफर एज द इंटरेस्ट रेट कैप्स। एम करते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल कर सके अलोंग विद सम पोर्शन ऑफ द यील्ड कर्व। अब इसमें क्या चीज और इन्वॉल्व होती है? इसमें इन्वॉल्व होता है टारगेटिंग अ लॉन्गर टर्म इंटरेस्ट रेट बाय द सेंट्रल बैंक। तो वो क्या करते हैं, जो इंटरेस्ट रेट है उसको कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं। देन बाइंग एंड सेलिंग एज मेनी बॉन्ड्स एज नेसेसरी टू हिट दैट पर्टिकुलर टारगेट, उतना ही करते हैं, मतलब कहीं ना कहीं टाइटनिंग कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द बॉन्ड्स। अब डिफरेंट है ये क्वांटिटेटिव ईजिंग से एंड शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट टारगेट से। वाईसीसी फोकस करता है ऑन द बॉन्ड प्राइसेस एंड प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक स्टिमुलस को शॉर्ट टर्म रेट नियर द जीरो, ठीक है, ये हमें सिचुएशन देखने को मिलती है। अब इट बेसिकली हेल्प्स टू प्रिवेंट द रिसेशन और लेसन इट्स इंपैक्ट। बट यहाँ पर क्या है, हमें जो जापानीज येन है वो डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि काफी टाइम से ये जो यील्ड कर्व कंट्रोल है, ये जो पॉलिसी है जापान की, ये कंटिन्यूड बेसिस पर चलती चली आ रही है। चलो अगला टॉपिक देखते हैं, ग्लोबल स्टैगफ्लेशन। अब देखो, ग्लोबल स्टैगफ्लेशन का मतलब यह है कि अगर हम ग्रोथ वाइज देखें, हमें स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, पर इसके साथ साथ जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो भी बढ़ रहा है, महंगाई भी बढ़ रही है देश में। तो यहां पर क्या है, इन्फ्लेशन प्लस हमें स्टैग्नेशन देखने को मिल रही है, ठीक है, स्लो डाउन भी है, साथ में इन्फ्लेशन भी है, महंगाई भी है। अब इसकी वजह से क्या होता है, डोमेस्टिक ग्रोथ के ऊपर असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि देखो ओवरऑल देश पे ऊपर असर पड़ेगा। ऑल्सो इन्फ्लेशन तो देखो है ही मार्केट में, तो वो लोगों की पॉकेट पर भी एकदम से इंपैक्ट डालता है। तो ये है लोअर एक्सटर्नल डिमांड
ड्रैग डाउन करती है एक्सपोर्ट डिमांड को, एंड ओवरऑल डोमेस्टिक डिमांड की भी अगर हम बात करें, ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होती है। हायर ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज द डोमेस्टिक इन्फ्लेशन थ्रू डायरेक्ट या फिर कॉस्ट पुश बेसिस पर भी हमें ये देखने को मिलता है, एंड इसकी वजह से ओवरऑल जो हमारी डोमेस्टिक ग्रोथ है वो हमें वीकन होती हुई नजर आती है, एंड एग्रीगेट बेसिस पर भी अगर हम देखें डिमांड हमें कम होती हुई नजर आती है। तो अगर हायर ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं, महंगाई ज्यादा टाइम तक रह रही है, हमें चाहे वो डायरेक्ट बेसिस पर देखने को मिल रही हो या फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल रही हो, ओवरऑल डोमेस्टिक ग्रोथ पर नेगेटिव असर पड़ता है, एग्रीगेट डिमांड पे भी नेगेटिव असर पड़ता है। हायर ग्लोबल इन्फ्लेशन एंड ग्लोबल इंटरेस्ट रेट इंपैक्ट करते हैं कैपिटल फ्लो को भी, एंड दे बेसिकली पुट डाउनवर्ड द प्रेशर ऑन द डोमेस्टिक करेंसी। तो ये सिचुएशन हो जाती है, एंड ग्लोबल स्टैगफ्लेशन समवेयर इज हार्मिंग ऑल द कंट्रीज, जो कि कहीं ना कहीं इसके शिकंजे में आ रहे हैं। चलो, प्रोविजन रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ द रुपी नोट्स एंड कॉइन्स। अब देखो, कोई भी चेंज जो करेंसी नोट पर आ रहा है, किसकी फोटो आनी चाहिए, किसकी नहीं। आपने देखा होगा अलग अलग, जैसे गांधी जी की फोटो तो चलो है ही, अगर हम पीछे बात करते हैं अलग अलग करेंसी नोट पर अलग अलग फोटोग्राफ्स हैं। अब दे आर ऑल्सो वेल प्लान, दे आर ऑल्सो वेल डिसाइडेड। तो एनी चेंज इन द डिजाइन ऑफ द करेंसी नोट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं है सिर्फ आरबीआई के ऊपर इस चीज का अधिकार है अप्रूवल का, बट सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती है। एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत आरबीआई को पावर मिली हुई है, सोल राइट मिला हुआ है कि वो क्या करेंगे, इशू करेंगे बैंक नोट्स को इन द कंट्री। एंड अगर हम कॉइनेज एक्ट की बात करें 2011 की, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि ये कॉइन्स को मिंट कर सकते हैं इन वेरियस डिनोमिनेशन। ठीक है, तो यहां पर दोनों के पास अपनी अलग अलग एक्ट के थ्रू पावर उनको मिली हुई है। चलो, हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन द इंडियन स्टेट, तो ये एनुअली आता है, सालाना आता है, आरबीआई के द्वारा 2016 से स्टार्ट हुआ था। कंपेरेबल डेटा ये सामने रखता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का, वेरियस डायमेंशंस को देखता है, इकोनॉमिक, सोशल एंड डेमोग्राफिक वेस को बेसिकली देखकर ये सामने लेकर आता है अपनी जो रिपोर्ट है, ठीक है, उसको। एंड इन करंट एडिशन 2 न्यू सेक्शंस वर आल्सो इंक्लूडेड, हेल्थ को भी देखा गया, इसके साथ साथ एनवायरमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, चलो, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। जब हम लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर की बात करते हैं, तो रिसेंटली आरबीआई ने एक्सटेंड किया गाइडलाइंस को लीगल आइडेंटिटी आइडेंटिफायर के रिगार्डिंग टू लार्ज बोरोवर्स ऑफ एनबीएफसी एंड प्राइमरी, अर्बन की बात करें कोऑपरेटिव बैंक्स की, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर आया है। अब देखिए एलईआई क्या है, ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर क्या है। ये 20 कैरेक्टर का अल्फा न्यूमेरिक कोड है जिसको इस्तेमाल किया जाता है ग्लोबली, ठीक है, एज अ रेफरेंस डेटा सिस्टम, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एवरी लीगल आइडेंटिटी एंटिटी को। ठीक है, तो कोई भी लीगल एंटिटी है उनको ये एक 20 कैरेक्टर का कहीं ना कहीं नंबर दे दिया जाता है, एंड उसके बेसिस पर जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है वो हो रही है। अब एलईआई इंप्रूव करता है क्वालिटी को, एक्यूरेसी को, ऑल्सो बेटर वे में ग्लोबली अगर इधर से उधर ट्रांजैक्शन हो रही है वो हो पाती है। तो रिसेंटली आरबीआई ने इन गाइडलाइंस को एक्सटेंड कर दिया है टू लार्ज बोरोवर्स ऑफ एनबीएफसी एंड प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स तक भी ये चीज पहुंची है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर 20 कैरेक्टर का इनको दे दिया जाता है न्यूमेरिक अल्फा न्यूमेरिक कोड, एंड उसके बेसिस पर ये ट्रांजैक्शन को पूरा कर पाते हैं। चलो, अगले सेक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं हम। बेसिकली फोर्थ सेक्शन दैट इज पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल मार्केट को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं पेमेंट सिस्टम, उसके अंदर हम देखने वाले हैं इंडियन पेमेंट सिस्टम को। अब देखो, आरबीआई ने अनवील किया पेमेंट विजन 2025 को, एंड काफी बातें इसके अंदर सामने आई। अगर हम इंडिया के पेमेंट सिस्टम की बात करते हैं, उसे रेगुलेट किया जाता है एंड सुपरवाइज किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो देखो, पेमेंट सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सबके लिए इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी स्टेबल पेमेंट सिस्टम, अ वेरी नाइस डेवलप्ड पेमेंट सिस्टम। अब इंडियन पेमेंट सिस्टम काफी फास्ट ग्रोइंग है। अभी तो क्या है, यूपीआई का इस्तेमाल हो रहा है, फिर आईएमपीएस है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, फिर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई ट्रांजैक्शन हो रही है। ठीक है, एंड ये आप देख सकते हैं 104%, 39%, 13% रिस्पेक्टिवली हमें बढ़ती हुई नजर आई है अगर हम 2019 से 2021 के बीच की बात कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम शेयर ऑफ पेपर इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें इन टोटल रिटेल पेमेंट, वो डिक्लाइन हो गया क्योंकि देखो सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। फ्रॉम 3.83% इट हैव डिक्लाइन टू 0.88% इन द टर्म ऑफ
वॉल्यूम। अब देखो विद टाइम अगर हम देखें विद साल कैसे कैसे टेक्नोलॉजी आती रही है, तो 1990 में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज आया, फिर उसके बाद हमें 2004 में आरटीजीएस आता हुआ नजर आया, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। फिर अगर हम एनईएफटी की बात करें 2005 में आया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फिर आईएमपीएस इमीडिएट पेमेंट सर्विस आई 2010 के अंदर। फिर सीटीएस की अगर हम बात करें, चेक ट्रंकेशन सिस्टम आया। अगर हम नाच की बात करें, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस 2012 के अंदर आया, वेरस 2016 के अंदर हमें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आता हुआ नजर आया, जिसका इस्तेमाल अभी भारी रूप में हो रहा है। अब पेमेंट विजन 2025 की बात करें तो 4 गोल हैं बेसिकली: कंपटीशन, कॉस्ट, कन्वीनियंस एंड कॉन्फिडेंस। एंड यही बेसिक विजन है, ठीक है। इंटीग्रिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इंटरनेशनलाइजेशन एंड इनहेंस करना आउटरीच को, कस्टमर सेंट्रिसिटी को, साइबर सिक्योरिटी को, डिजिटल डीपनिंग को, ठीक है। ये बेसिकली यहाँ पर थॉट है। कोर थीम है ई पेमेंट हर के लिए अवेलेबल होना चाहिए, हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए। तो एवरीवन, एवरीवेयर, एवरी टाइम। 4 व्यूज हैं, 4 ईज हैं बेसिकली, एंड चौथा ई क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट द ई पेमेंट। तो ई पेमेंट फॉर एवरीवन, एवरीवेयर एंड एवरी टाइम, ये बेसिकली थीम है। विजन है सेफ, सिक्योर, फास्ट, कन्वीनियंट, एक्सेसिबल, अफोर्डेबल ई पेमेंट हर जगह होनी चाहिए। अब देखो रिलेटेड न्यूज क्या है, आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम या एईपीएस। अब यूआईडीएआई ने इंट्रोड्यूस किया न्यू सिक्योरिटी लेयर को इन एईपीएस या फिर आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम को, जिसको लाइवलीनेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स भी कहा जाता है, जिससे जो फेक फिंगरप्रिंट है, जो फ्रॉडुलेंटली लोग कहीं ना कहीं मनी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसको हम हटा सके। अब एईपीएस की अगर हम बात करें, बैंक लेड मॉडल है जो कि अलाउ करता है कि जो ऑनलाइन एंटरऑपरेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन ट्रांजैक्शन है एट द पीओएस, ठीक है, जो पीओएस सिस्टम्स होते हैं, माइक्रो एटीएम्स, ठीक है, थ्रू बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ एनी बैंक यूजिंग द आधार ऑथेंटिकेशन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, पीओएस का इस्तेमाल हो रहा है, बट अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, एंड इट इज प्रोवाइडेड बाय द एमपीसीआई। ओनली इनपुट रिक्वायर्ड फॉर अ कस्टमर इज, उन्हें 3 चीजों को बताना होगा: बैंक नेम, ठीक है, ट्रांजैक्शन के लिए क्या चीज की जरूरत है, बैंक नेम, आधार नंबर एंड फिंगरप्रिंट। तो बेसिकली गांव जैसे इलाके में जहां पर अभी भी लोग इतने कॉन्फिडेंस में नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड ऑल, तो आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है वो उनको बहुत मदद करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, तो आपका फिंगरप्रिंट से सारा काम हो जाएगा। आधार नंबर तो देखो सबके पास होता ही है, और सब स्कीम के बेनिफिट लेने हैं तब भी आधार की रिक्वायरमेंट है, एंड बैंक नेम तो उनको पता है ही, ठीक है। तो ये है। चलो अदर डेवलपमेंट इन द पेमेंट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल पेमेंट इंडेक्स आया। ये जो है आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, इसने सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाई है हमारी, एंड इंडिकेट किया है कि बहुत जल्दी हमने कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया है, डीपन किया है डिजिटल पेमेंट को। एंड इट वाज लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 2021 विद मार्च 2018 एज द बेस पीरियड। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे करंट अफेयर में क्या है, यूपीएससी आपको कैसे घुमा सकता है। यूपीएससी बोल सकता है कि इनका जो बेस पीरियड है वो 2019 का है। अब आप लोग सोचेंगे कि हाँ हो भी सकता है, बट ऐसा नहीं है। बेस रेट इस 2018 से कंपेयर करके बताया जा रहा है कि हाँ ग्रोथ देखने को मिली है। अब आरबीआई डीपीआई पैरामीटर्स क्या क्या है, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, पेमेंट अनेबल वेट, फिर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स एंड पेमेंट परफॉर्मेंस, ठीक है, अलग अलग इनका रेशियो है। अब आरबीआई डीपीआई कंप्राइजेस ऑफ 5 ब्रॉड पैरामीटर्स, जो कि कहीं ना कहीं बताते हैं कितना ज्यादा डीपन हुआ है डिजिटल पेमेंट सिस्टम हमारे देश के अंदर, कितना ज्यादा उसका पेनिट्रेशन हुआ है हर जगह, ठीक है, इसके बारे में। चलो स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा या फिर एसपीएसडी, इसको इशू किया था 2018 के अंदर। आरबीआई बेसिकली एडवाइस किया सारे पेमेंट सिस्टम को कि आप क्या करो, आप बेसिकली इंश्योर करो कि एंटायर डेटा रिलेटेड टू द पेमेंट सिस्टम ऑपरेटेड बाय देम स्टोर किया जा रहा है हमारे देश के अंदर ही, हमारे देश के बाहर नहीं किया जा रहा है। अब देखो इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स भी आए थे कि बाहर के देश में अगर स्टोर हो रहा है डेटा, there can be breach of data, there can be manipulation, and hence it is important कि हमारे देश के अंदर ही वो स्टोर हो। अब it includes the payment system providers under the Payment Settlement Act 2007, banks and जो other entities हैं कि वो हमारे देश के अंदर ही कहीं ना कहीं सर्विसेज को लेकर आए। सर्टेन का मतलब है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबल है
इम्पैनल्ड है, ऑडिटर एंड ऑडिट कर दिया इस पर्टिकुलर सिस्टम को, एंड डेटा कैन बी शेयर्ड विद ओवरसीज। पर अगर आप आरबीआई का अप्रूवल ले लें तब आप इस चीज को कर सकते हैं। तो बेसिकली पूरा अपना जांच कर फिर आप कहीं ना कहीं अश्योरिटी कर सकते हैं कि हाँ हमारा जो डेटा है वो सेव रहेगा, तो हम इसको बाहर के थ्रू भी कर सकते हैं। चलो, भारत बिल पेमेंट सिस्टम बीबीपीएस, आरबीआई ने रिड्यूस कर दिया है मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायरमेंट को नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट के लिए। अगर हम बेसिकली ऑपरेटिंग यूनिट्स की बात करते हैं, नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स की, ठीक है, तो इसके लिए क्या कर दिया है, मिनिमम नेट वर्थ को रिड्यूस कर दिया है फ्रॉम 100 करोड़ टू 25 करोड़। अब ये जो बीबीपीएस है, आरबीआई सेंट्रलाइज सिस्टम है, जिसको एनपीसीआई जो है वो ड्राइव करता है, ठीक है, देखता है बेसिकली। एंड ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि जो इंटीग्रेटेड बिल पेमेंट सिस्टम है जो ऑफर होता है कस्टमर्स को, वो बेटर वे में हो सके, असेसेबल हो सके। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है आपके पास, टेलीकॉम का आता है, गैस का आता है, ठीक है, ये सब टू द कस्टमर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ एजेंट्स, enabling multiple payment mode and providing instant confirmation of the payment। तो instant confirmation भी मिलती है लोगों को, एंड उनके पास अलग अलग मीडियम भी होते हैं, ठीक है, इसके लिए बेसिकली ये फैसिलिटेट करता है। इट हैज अ सेंट्रलाइज्ड कस्टमर ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑल्सो, एंड यूनिफॉर्म कहीं ना कहीं कस्टमर कन्वीनियंस फी भी है इनकी। तो ये भी चीज को अश्योर करते हैं कि लोगों की कोई ग्रेवियंसेस ना हो, अगर कोई दिक्कत भी है तो वो भी सॉल्व हो जाए। अगला देखो, मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर। एमडीआर इज कॉस्ट पेड बाय द मर्चेंट्स। तो बेसिकली जो मर्चेंट होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो इसको पे करते हैं टू द बैंक, जिससे बेसिकली अगर वो बैंक की सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर डिजिटल मीन्स के थ्रू, तो उसके लिए क्या करते हैं, पैसे देते हैं। इसको कहा जाता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन द परसेंटेज ऑफ द ट्रांजेक्शन अमाउंट। तो जिस चीज की ट्रांजेक्शन होती है उसके बेसिस पर उतना कट जाता है। अगला देखो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIUIND। तो ये जो है 2004 के अंदर सेटअप किया गया था। इंडिपेंडेंट सेंट्रल नेशनल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है रिसीव करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, एनालाइज एंड डिसमिनेट करने के लिए इंफॉर्मेशन को, जो भी ऐसी सस्पेक्टेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन लग रही है उससे रिलेटेड। एंड ये फिर फर्दर क्या करता है, इसी चीज को रिपोर्ट करता है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को, जिसको फाइनेंस मिनिस्टर हेड करता है। ये मेंबर है एगमॉन्ट ग्रुप का, जो कि एक यूनाइटेड बॉडी है 166 फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट की। एंड एगमॉन्ट ग्रुप प्रोवाइड करता है एफआईयूज को प्लेटफॉर्म, जिससे वो सिक्योरली एक्सचेंज एक्सपर्टीज एंड फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं ला सके, कॉम्बैट कर सके मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म, टेररिस्ट बेसिस पर जो फाइनेंसिंग होती है, ठीक है, इन सबको कहीं ना कहीं हटा सके, कर्ब कर सके, इसका ये इस्तेमाल काम करता है। चलो अगला देखते हैं 4.2। वी आर बेसिकली कवरिंग फिनटेक। फिनटेक क्या होता है? फिनटेक का मतलब होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। आम भाषा में फाइनेंस आप और भी ज्यादा बेटर वे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को डिस्क्राइब किया जाता है एज अ न्यू टेक्नोलॉजी, जो कि जिसका मेन एम है एनहांस करना एंड बेटर फाइनेंशियल सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करना। तो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे ये जो डायग्राम बनते हैं, ठीक है, फाइनेंस टेक्नोलॉजी बीच में क्या है, इन्हीं के महामिलन को कहते हैं फिनटेक। अब फाइनेंस की अगर हम बात करें, फाइनेंस किस किस चीज के थ्रू होता है हमारे देश के अंदर? बैंक, पेमेंट, एनबीएफसी, सिक्योरिटी ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब। अब ये वाया टेक्नोलॉजी अगर हो रहा है, हार्डवेयर प्रोवाइडर है, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है, क्लाउड प्रोवाइडर है जो कि डेटा को कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हैं, फिर प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, इन सब के थ्रू ही तो ये जो सर्विसेज हैं वो लोगों तक आराम से पहुंच पाती है। तो इसको कहा जाता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी या फिर फिनटेक। आरबीआई प्राइमरी रेगुलेटर है फिनटेक का। अगर हम इंडिया की बात करें, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी विल बी द पीआर for Indian fintech having global ambition and foreign fintech seeking entry to the India। अगर हम इंडियन फिनटेक इंडस्ट्री की बात करते हैं, काफी वैल्यूड है, 50 to 60 बिलियन डॉलर हमें देखने को मिला है फाइनेंशियल ईयर 20 के अंदर। एंड इंडिया करंटली वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम है। अब थर्ड लार्जेस्ट क्यों? सबसे आगे कहीं ना कहीं बाजी हम मारते हुए हमें यूएस एंड चाइना देखने को मिले, उसके बाद इंडिया आता है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है? आगे है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसी के अंदर बेसिकली फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर ही हम देख रहे हैं। आरबीआई ने लॉन्च किया है एक पायलट प्रोजेक्ट को, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अलोंग विद द कंसेप्ट नोट ऑन इट, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक क्या लेकर आया? डिजिटल करेंसी को लेकर आया। एम है अवेयरनेस को बढ़ा सके,
इन जनरल एंड प्लान्ड वे में कहीं ना कहीं डिजिटल रुपी को लेकर आ सके। एंड इट बेसिकली कॉल्ड फॉर एन अमेंडमेंट इन द आरबीआई एक्ट 1934 एंड इसके अंदर डिजिटल रुपी को भी इंक्लूड किया गया इन द डेफिनेशन ऑफ बैंक नोट्स। तो कहीं ना कहीं लीगल एज अ लीगल टेंडर इसको लेकर आया जाएगा। एज पर द कंसेप्ट नोट जो डिजाइन होता है डिजिटल रुपी का, ई रुपी, ठीक है, इट विल बी बेस्ड ऑन दी सर्कमस्टांसेस एंड नीड सो दैट ये कंपैटिबल रहे विद आवर गोल कि हमें फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी स्टेबिलिटी देश के अंदर लाना है, ठीक है, उसके साथ कहीं ना कहीं ये कंपैटिबल रहे। अकॉर्डिंगली 2 फॉर्म्स ऑफ सीबीडीसीज इंट्रोड्यूस करे जाएंगे। पहला होगा सीबीडीसी रिटेल। तो अगर हम नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, नॉन फाइनेंशियल कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस की बात करते हैं, यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। वेरएज एक आएगा होलसेल बेसिस पर, जिसको कहीं ना कहीं डिजाइन ही ऐसा किया गया कि होलसेल बेसिस पर इसको यूज किया जा रहा है। रिस्ट्रिक्टेड एसेस होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। ई रुपी कैन बी स्ट्रक्चर्ड एज द टोकन बेस्ड या फिर अकाउंट बेस्ड। टोकन बेस्ड सीबीडीसी की अगर हम बात करते हैं, ये बैंक नोट्स की तरह है, ठीक है, एंड जो होल्डर है कहीं ना कहीं वो प्रिज्यूम करा जा रहा है कि वो उसका मालिक है। तो अगर होल्डर के पास है ये चीज तो वो उसका मालिक होगा, ठीक है, वो उसको ओन करता है। वेरएज अकाउंट बेस्ड सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या है कि आपको पूरा मेंटेन करना पड़ेगा अपने रिकॉर्ड को, अपने ट्रांजैक्शन एंड ऑल को, ठीक है, इस बेसिस पर ये अकाउंट बेस्ड सिस्टम लाया गया है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेज्ड एनोनिमिटी मे बी ऑल्सो फॉलोड। तो जैसे अभी अभी हम क्या करते हैं, नॉर्मली जैसे ट्रांजैक्शन करते हैं, हम किसी को पैसा दे रहे हैं, हमको क्या पता वो नोट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर हो रहा है, एनोनिमिटी होगा फॉर स्मॉल वैल्यू एंड ट्रेसेबल होगा फॉर द हाई वैल्यू। इस तरीके से एनोनिमिटी को भी कहीं ना कहीं रखा जाएगा। सीबीडीसी इन इंडिया वुड बी बेस्ड ऑन द 2 tier इनडायरेक्ट मॉडल एंड नॉन रिम्यूनरेटिव होगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट बियरिंग होगा ये, ठीक है, नॉन इंटरेस्ट बियरिंग होगा। इस तरीके से हमें आता हुआ नजर आएगा। अब देखो इसके फीचर्स क्या है। फीचर्स ये है कि सोवरन करेंसी है, सेंट्रल बैंक के द्वारा ये लेकर आई जाएगी एंड लाइबिलिटी होगी सेंट्रल बैंक के ऊपर ही, अगर इस चीज की अगर हम बात करते हैं। सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू रहेगा, फंजिबल लीगल टेंडर के रूप में आएगा, फ्रीली कन्वर्टेबल भी है ये अगेंस्ट द फिएट करेंसी, कमर्शियल बैंक मनी एंड कैश। एंड होल्डर्स जो भी होंगे सीबीडीसी के, दे नीड नॉट हैव टू हैव द बैंक अकाउंट एंड ऑल्सो रिकॉर्ड एंड मेंटेन्ड यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी लाइक ब्लॉकचेन, ठीक है। तो ब्लॉकचेन का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इस तरीके से इस्तेमाल होगी। अब कैसे अलग है ये मोबाइल मनी से? मोबाइल मनी की अगर हम बात करें, एक तरीके का पेमेंट ट्रांजैक्शन यहाँ पर हो रहा है, बट सीबीडीसी न्यू पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है, टोटली न्यूली इसको लेकर आया गया है। मोबाइल मनी की अगर हम बात करें, लाइबिलिटी होती है कमर्शियल बैंक की एंड अदर ऑथराइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, वेयर सीबीडीसी में यहाँ पर सीधा सेंट्रल बैंक का रोल आता है। डायरेक्ट लाइबिलिटी है सेंट्रल बैंक की एंड वो ही प्राइमरी इशूअर है इस पर्टिकुलर करेंसी का। मोबाइल बैंकिंग में केवाईसी, एज लिमिटेशंस एंड ऑल हैं, एज ग्रुप का काफी इस्तेमाल मतलब एक तरीके से रोल आता है। वेयर सीबीडीसी में ऐसा कुछ भी नहीं है, यूनिवर्सली असेसेबल है, नेशनली असेसेबल है। मोबाइल मनी रिक्वायर करता है प्रेजेंस ऑफ द इंटरमीडिएटरी जो कि इशू कर रहा है। एक्वायरिंग मनी इज ऑल्सो इंक्लूडेड, फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स भी होते हैं, ठीक है। they basically authorize and validate the whole payment system, whereas अगर हम CBDC की बात करें, पीयर टू पीयर बेसिस पर हो रहा है, एक सेंडर है, एक रिसीवर है एंड यहाँ पर इंटर बैंक वाला जो सेटलमेंट है उसका काम यहाँ पर है नहीं। अब अबाउट द सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अगर हम बात करें, आरबीआई ने डिफाइन किया है इसको कि लीगल टेंडर के रूप में आएगा, जिसको सेंट्रल बैंक लेकर आ रही है डिजिटल फॉर्म में एंड इट इज पेग्ड टू अ वैल्यू ऑफ दैट कंट्रीज फिएट करेंसी एंड एड द डिजिटल फॉर्म टू एग्जिस्टिंग फिजिकल फॉर्म ऑफ बैंक नोट। तो बेसिकली एक तरीके से जैसे फिजिकल नोट होता है वैसे ही उसका डिजिटल फॉर्म हमें आता हुआ नजर आ रहा है। अंडर आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई के पास सोल राइट है कि वो बैंक नोट को इशू कर सकते हैं। सिर्फ एक है ₹1 जो कि इशू किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, अदरवाइज तो वैसे अलग है, ठीक है। अब व्हाट अ सीबीडीसी इज नॉट, तो सीबीडीसी को बिल्कुल भी क्रिप्टो करेंसी से कंपेयर मत करना। सीबीडीसी डिजिटल एंड वर्चुअल करेंसी है, बट इट इज नॉट कंपेरेबल टू द क्रिप्टो करेंसी जो कि आजकल बहुत ज्यादा चल रही है। दोनों में सिमिलरिटी यही है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आता है, बट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की अगर हम बात करें,
सेंट्रल अथॉरिटी एक तो लेकर आ रही है आरबीआई को, लेस वोलेटाइल है, फ्लेक्सिबल सप्लाईज की है एंड लोअर प्रिवेसी है एंड एनोनिमिटी यहाँ पर बरकरार है। एग्जाम्पल है ई नायरा, जैसे नाइजीरिया लेकर आई अपना, डिजिटल युआन जो कि चाइना लेकर आई। वेरएज अगर हम प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड होता है, मान्यता इतनी है नहीं, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, फिर लिमिटेड सप्लाई है, यहाँ पर हाइयर प्रिवेसी है एंड एनोनिमिटी है। एग्जाम्पल है बिटकॉइन एंड एरिथ्रियम। अब रिलेटेड न्यूज क्या है? रिलेटेड न्यूज ये है कि क्रिप्टो एसेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आया। इट वॉज रिलीज्ड बाय OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। एंड ये जो CRAF है ये प्रोवाइड करता है रिपोर्टिंग को, टैक्स इंफॉर्मेशन की ऑन ट्रांजैक्शन इन क्रिप्टो असेट्स इन अ वेरी स्टैंडर्डाइज्ड मैनर एंड ऑटोमेटिकली एक्सचेंज करता है इन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को। CARF इंटेंड करता है कि वो इंटरनेशनल टैक्स एवेजन अगर डिजिटल एसेट की बेसिस पर हो रहा है, लोग डिजिटल एसेट्स का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एसेट्स का यूसेज कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर टैक्स को इवेट कर रहे हैं, तो इसको कॉम्बैट करने के लिए ये चीज ये देखती है बेसिकली फ्रेमवर्क। एंड ये कवर करता है एक्सचेंजेस को, ब्रोकर्स को, ATM ऑपरेटर्स को एंड फैसिलिटेट करता है एक्सचेंज बिटवीन द रेलेवेंट क्रिप्टो एसेट। अंडर CARF, due diligence procedure require the identification of both the individual and the entity customer and control करता है ये person to identify themselves। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर पूरा ट्रांजैक्शंस होगा। चलो अगला देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टोकनाइजेशन। आरबीआई बेसिकली लेकर आया कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नॉर्म को, जो कि 1 अक्टूबर से इफेक्ट में आ गए। अब कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन क्या है? टोकनाइजेशन का मतलब ये है, ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होगा, कार्ड डिटेल ट्रांजैक्शन को रिप्लेस किया जा रहा है एक यूनिक कोड के थ्रू या फिर एक टोकन के थ्रू, जो कि अलाउ करता है कि आप अपने परचेज कर सकते हो, बट आप अपनी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो कि कार्ड के अंदर स्टोर हो रही है, आप उसको कहीं ना कहीं आगे नहीं शो कर रहे हो। तो टोकनाइजेशन के थ्रू क्या होगा, आप जो भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जितना आपको इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है बस उतना ही आप यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो कार्ड होता है देखो उसमें काफी सारा आपका पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, तो आपको उसको पूरा एक्सपोज नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पर। COF ट्रांजैक्शन इज वन इन विच कार्ड होल्डर ऑथराइज करता है मर्चेंट को कि आप टू स्टोर हिज और हर मास्टर कार्ड, वीजा पेमेंट डिटेल एंड टू बिल्ड द स्टोर्ड अकाउंट बेसिकली। तो यहाँ पर कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन की बात करी जा रही है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कार्ड यू आर बेसिकली टोकनाइजिंग इट, एंड इसके थ्रू क्या होगा, जितना इंफॉर्मेशन की जरूरत है बस उतनी मिलेगी, ये नहीं कि सारी इंफॉर्मेशन मर्चेंट के पास जा रही है। टोकन जो है यूनिक होगा फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड, टोकन रिक्वेस्टर एंड द डिवाइस ऑल्सो। अब अंडर द टोकनाइजेशन प्रोसेस ऑनलाइन प्लेयर्स, मर्चेंट, उनको रिक्वायर बेसिकली अलाउ नहीं कर रहे हो आप लोग कि आप उनका जो कार्ड नंबर है उसको स्टोर करो, CVV को भी वो ले लेते हैं, फिर एक्सपायरी डेट, ठीक है, ये सब चीजें उनके पास स्टोर नहीं होंगी, जितना रिक्वायरमेंट है पेमेंट के लिए बस उतना ही इंफॉर्मेशन उनको मिलेगा। टोकनाइजेशन एंड डी टोकनाइजेशन, यानी डी टोकनाइजेशन का क्या मतलब है, आप कन्वर्जन कर रहे हो टोकन का अगेन बैक टू दी एक्चुअल कार्ड डिटेल्स। अब इसको कौन करेगा, इसको किया जाएगा बेसिकली कार्ड इश्यूइंग बैंक करेगी या फिर वीजा, मास्टर कार्ड, रुपए, ठीक है, जो भी रेफर किए गए हैं एज दी ऑथराइज्ड कार्ड नेटवर्क वो करेंगे। मोर देन 10 करोड़ टोकन्स हैव ऑलरेडी बीन जनरेटेड कवरिंग 60 to 70% ऑफ द इंडियन कार्ड होल्डर्स। अब देखो कैसे ये होता है, कैसे ट्रांजैक्शन होता है। नॉर्मली अगर हम देखें एक कार्ड जिसके पास, इंसान के पास होता है, ट्रांजैक्शन कैसे होती है, पेमेंट इनिशिएट हो गई, कार्ड डिटेल्स जो है वो मर्चेंट के पास गई एंड देन फर्दर एक्वायरिंग बैंक के पास गई, एक्वायरिंग बैंक फॉरवर्ड करेगा रिक्वेस्ट को टू द इशूइंग बैंक, ठीक है, इशूइंग बैंक के पास ये चीज जाएगी, उसके बाद इशूइंग बैंक क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा ट्रांजैक्शन को, एंड उसके बाद फाइनली जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट होगी। तो कार्ड डिटेल जो है वो क्या स्टेप भी करे जा रहे हैं, हर स्टेप में सेव भी करे जा रहे हैं, हर स्टेप में मर्चेंट के पास भी इंफॉर्मेशन जा रही है, फर्दर और भी स्टेप्स में इंफॉर्मेशन जा रही है। अब प्रोसेसिंग ऑफ द टोकनाइज्ड ट्रांजैक्शन किस तरीके से होगा, हाउ अ टोकनाइज्ड ट्रांजैक्शन इज बेसिकली प्रोसेस। सबसे पहले पेमेंट को इनिशिएट किया जाएगा सेव्ड कार्ड इंफॉर्मेशन दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ टोकन और थ्रू अ टोकनाइजेशन ऐप। उसके बाद मर्चेंट जो है वो टोकन सर्विसेज का इस्तेमाल करेंगे टू सेंड द टोकनाइज्ड इंफॉर्मेशन टू द एक्वायरिंग बैंक। एक्वायरिंग बैंक फिर इसी इस इंफॉर्मेशन को इशूइंग बैंक तक लेकर जाएगी, फिर इशूइंग बैंक वैलिडेट करेगा इस टोकन को, एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा ट्रांजैक्शन को, एंड उसके बाद ट्रांजैक्शन हो जाएगी कंप्लीट। अब यहाँ पर मेन चीज क्या हो रही है, जो आपकी अलग कार्ड डिटेल्स है, CVV, आपका एक्सपायरी डेट, आपका फिर कार्ड नंबर, इतना बड़ा जो होता है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर सेव नहीं हो रहा है, तो ये यहाँ पर हो रहा है
द डिटेल ट्रांसमिटेड आर टोकनाइज्ड हेंस आर नॉट डेसिफरेबल, आप उन्हें डेसिफर नहीं कर सकते। तो ये प्रिवेसी के लिए बहुत अच्छा है। एंड ऑल्सो ओवरऑल जितना देखो इन्फॉर्मेशन की जरूरत है उतनी जानी चाहिए। अगर आपका सारा इन्फॉर्मेशन जा रहा है, सारा डेटा जा रहा है, तो उसका मिसयूज भी हो सकता है। उस चीज को हम कहीं ना कहीं टोकनाइजेशन के थ्रू हटा रहे हैं। अगला देखो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई। तो यूपीआई कहीं ना कहीं हमें भूटान, नेपाल, सिंगापुर यहाँ पर भी इस्तेमाल होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, दे हैव जॉइन्ड द नेशन, बेसिकली दे आर एक्सेप्टिंग द यूपीआई पेमेंट। अब यूपीआई क्या है? इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। एनपीसीआई इसको लेकर आया जिससे हम इंटर बैंक ट्रांजेक्शन को आराम से कर सके। काफी ज्यादा सक्सेसफुल है हमारे देश के अंदर रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। ग्लोबली अगर हम देखें, ठीक है, सक्सेसफुल है, प्रोवाइड करता है। सिंपली आप कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन कर पा रहे हो, सेफ्टी का इस्तेमाल कहीं ना कहीं आप देख रहे हो। फिर सिक्योरिटी इन पर्सन टू पर्सन एज वेल एज पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन, जैसे कि टूल इस्तेमाल होता है, भीम का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आराम से वो हो पाता है। एनपीसीआई इज एन इनिशिएटिव। ठीक है, अगर हम एनपीसीआई की बात करें, इट इज एन इनिशिएटिव बाय आरबीआई एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA and under the provision of Payment and Settlement System Act 2007, इसका मेन क्या काम है? इट हैव क्रिएटेड अ रोबस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश के अंदर। अब इट एम्स टू क्रिएट अ रोबस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर देश के अंदर एंड ऑपरेट करता है। जैसे कि हम रुपए देखते हैं, ठीक है, रुपए है, IMPS, नाच, ABPS, NFS, ठीक है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ठीक है, ये सब हमें विद टाइम देखने को मिले हैं। 2020 के अंदर NPCI put a volume cap of 30%. They basically put a cap of 30% overall volume of transaction के ऊपर, जो कि UPI के थ्रू हो रहे हैं for third party app providers whose deadline is now extended till December 2024। तो इस डेडलाइन को ऊपर कर दिया गया। अब UPI की अगर हम बात करते हैं तो कंप्लेन्स कैन बी रेज थ्रू द मोबाइल ऐप यहाँ पर डायरेक्टली एंड इजीली यहाँ पर जो मनी है उसका ट्रांजैक्शन हो जाता है 24/7। बैंक की हॉलीडे है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर काम आराम से हो जाता है। ऑल बैंक अकाउंट्स कैन बी असेस्ड यूजिंग अ सिंगल यूपीआई ऐप, जैसे कि भीम है। एंड नीदर द पेई नॉर द बेनिफिशियरी इज रिक्वायर्ड टू शेयर देयर बैंक डिटेल्स, की आप सारी इन्फॉर्मेशन अपनी देनी स्टार्ट कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं। पेमेंट कैन बी मेड डायरेक्टली थ्रू द वर्चुअल पेमेंट एड्रेस एंड फंड ट्रांसफर या फिर बिल पेमेंट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर हो जाता है। अब भीम की अगर हम बात करें, भारत इंटरफेस फॉर मनी की बात करें, एनपीसीआई इसको लेकर आया जिससे फास्ट सिक्योर मैनर में कहीं ना कहीं पेमेंट हो सके। 2016 के अंदर ये आया था जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, लोग जो है वो कहीं ना कहीं हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर इंक्लूड हो सके, इसके लिए लेकर आया गया था एमपीसीआई के द्वारा एंड आरबीआई के द्वारा बेसिकली। एंड ट्रैप्स की अगर हम बात करते हैं, दे रेफर टू स्टैंड अलोन एप्लीकेशन या फिर एप्लीकेशन जो कि ऐड करती है इनकी वैल्यू को, ठीक है। तो ये जो पेमेंट हो रही है ये बेटर वे में हो सके इसके लिए ऐप्स आई हैं, जैसे कि Amazon पे, गूगल पे, क्रेड है ना, इस पे बेनिफिट भी मिलता है तो लोग इसलिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगला देखो डिजिटल बैंकिंग यूनिट या DBUs। प्राइम मिनिस्टर ने डेडिकेट किया 75 DBUs को, जो कि क्या करेंगी, बेनिफिट को प्रोवाइड करेंगी डिजिटल बैंकिंग की टू द नूक एंड कॉर्नर ऑफ इंडिया, यानी हर जगह हर तबके तक ये चीज पहुंच पाएगी, डिजिटल बैंकिंग की फैसिलिटी पहुंच पाएगी। बेस्ड ऑन द आरबीआई गाइडलाइन 75 DBUs को सेटअप किया गया जॉइंट इनिशिएटिव के बेसिस पर। गवर्नमेंट, आरबीआई, इंडियन बैंक एसोसिएशन एंड पार्टिसिपेटिंग बैंक इन सबको लेकर आए एंड DBU आर सेटअप बाय ऑल द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग, यहाँ पर कौन कौन नहीं है, रीजनल रूरल बैंक, पेमेंट बैंक, लोकल एरिया बैंक, ठीक है, ये सब नहीं है, विद द पास्ट डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस। एग्जांपल, द बैंक सेटिंग द 75 DBUs इंक्लूड 11 पब्लिक सेक्टर बैंक, 12 प्राइवेट बैंक एंड 1 स्मॉल फाइनेंस बैंक इज आल्सो इंक्लूडेड। अब शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को परमिट किया गया है कि वो ओपन कर सकते हैं DBU को एंड बेसिकली टियर 1 एंड टियर 6 सेंटर्स के अंदर ये लेकर आ सकते हैं विदाउट द नीड ऑफ एनी स्पेशल परमिशन बाय द आरबीआई। अब डिजिटल बैंकिंग यूनिट है क्या? स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस है, एक तरीके से हब बनाए गए हैं, ठीक है, यूनिट बनाई गई है। सर्टेन मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर बेसिकली यहाँ पर मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को आप लोगों तक, तबके तक पहुंचा सको। अभी भी क्या है हमारे देश के अंदर, मेनी ऑफ द पीपल आर नॉट कंफर्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड डिजिटल बैंकिंग सिस्टम, हेंस यहाँ पर DBUs बनाए गए हैं, डिजिटल बैंकिंग यूनिट बनाए गए हैं जहां पर मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे लोग यहाँ पर आसानी से ट्रांजैक्शन एंड ऑल को कर सकें। मोड ऑफ सर्विस की बात करें
तो सेल्फ सर्विस जोन है ये, जहां पर कस्टमर एसेस कर सकते हैं एटीएम को, कैश डिपॉजिट मशीन को, प्रिंट पासपोर्ट एंड असेस कर सकते हैं डिजिटल बैंकिंग को। डिजिटल असिस्टेंस जोन भी है यहाँ पर टू असेस द कस्टमर, जिससे वो सर्विसेज को कहीं ना कहीं अंडरटेक कर सकें, इंक्लूडिंग दे कैन ओपन देयर सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अदर फीचर्स देखें, अनेबल करता है कस्टमर को कि कॉस्ट इफेक्टिव एंड कन्वीनियंट एसेस कहीं ना कहीं ला सके, इनहैंस करता है डिजिटल एक्सपीरियंस को ऑफ सच प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एफिशिएंट, पेपरलेस, सिक्योर्ड एंड कनेक्टेड एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं क्रिएट हो सके, एंड मोस्ट सर्विसेज बीइंग अवेलेबल इन सेम सर्विसेज मेड एट टाइम ऑल अराउंड द ईयर। ठीक है, यही बेसिकली यहाँ पर होता है। 3 की मॉडल्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिजिटल बैंक क्या है? सबसे पहला है नियो बैंक्स। ये क्या है? ऑनलाइन, दे आर बेसिकली ऑनलाइन ओनली फिनटेक कंपनीज हैं that are basically partnering with the licensed bank, जैसे कि Razorpay X, Open Technology, Dave, etc. Autonomous unit of ट्रेडिशनल बैंकिंग, ये क्या है? ये भी नियो बैंकिंग ऑपरेशन है ऑफ ट्रेडिशनल बैंक, जो कि फंक्शन करते हैं ऑटोनॉमसली, जैसे कि 811, कोटक महिंद्रा बैंक एंड योनो एसबीआई। फिर है फुल स्टैक लाइसेंस डिजिटल बैंक। ये जो है ये इंडिपेंडेंट डिजिटल बैंक हैं, फुली रेगुलेट किए जाते हैं बैंकिंग रेगुलेशन के अंडर, जैसे कि स्टारलिंक, वी बैंक, मोन्जो एक्सेट्रा। अगला देखो डिजिटल लेंडिंग। डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस बेसिकली आई हैं, जो कि दिसंबर 1 से स्टार्ट हो गई। डिजिटल लेंडिंग गाइडेंस basically are applicable to the regulated entities, तो कमर्शियल बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हो गई। ठीक है, यहाँ तक ये चीज है। एंड द लेंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स एंगेज बाय देम टू एक्सटेंड वेरियस परमिसिबल क्रेडिट फैसिलिटेशन सेंटर। तो डिजिटल लेंडिंग के लिए आपको उधारी लेनी है, तो डिजिटली अब आप क्या कर सकते हो? आप इस पर्टिकुलर सर्विस को एसेस कर सकते हो। पर्पस क्या है? पर्पस है जिससे जो नॉर्म्स है उनको टाइटन किया जा सके, डिजिटल लेंडिंग का प्रोटेक्ट किया जाए कंज्यूमर्स को, जिससे उनका जो इन्फॉर्मेशन जब वो कहीं ना कहीं ले रहे हैं, ठीक है, लोन एंड ऑल, डिजिटल प्राइवेसी रहे, डेटा प्राइवेसी रहे, अनफेयर बिजनेस कंडक्ट ना हो, एंड एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट उनके ऊपर चार्ज ना हो, अनएथिकल रिकवरी ना हो, ठीक है, बाय द फिनटेक प्लेयर्स। इस चीज का यहाँ पर देखा जाएगा। अब नीड फॉर द गाइडलाइंस क्या थी? सबसे पहले तो इलीगल लेंडिंग एक्ट्स बहुत सारे आ गए, इसलिए ये चीज लानी पड़ी। फिर कंसर्न वाज देयर विद रिस्पेक्ट टू द डेटा प्राइवेसी, क्योंकि यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हो रहा है, बट ये अश्योरिटी तो नहीं है ना कि डेटा आपकी प्राइवेट ही रहेगा एंड इट विल नॉट बी समवेयर यूज्ड, तो ये चीज है। फिर अनरेगुलेटेड एंटिटीज एंगेज करती हैं अपने आप को लेंडिंग में, अनरिपोर्टेड प्रोडक्ट जैसे कि बाय नाउ पे लेटर, ये सब लोन्स, ठीक है, ये इसके लिए। अब BNPL जो है, इट इज अ फॉर्म ऑफ पॉइंट ऑफ सेल क्रेडिट, जहां पर जो बायर है या फिर जो परचेजर है आर टिपिकली गिवन 15 से 30 दिन इंटरेस्ट फ्री रीपेमेंट पीरियड के लिए। राइज क्रिप्टो लेंडिंग का, ठीक है, ये भी एक बड़ा सीरियस इशू था जिसकी वजह से डिजिटल लेंडिंग को लेकर आया गया। अब डिजिटल लेंडिंग क्या है? रिमोट एंड ऑटोमेटेड लेंडिंग प्रोसेस है, एंड सीमलेस डिजिटल टेक्नोलॉजी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कस्टमर जो है वो क्रेडिट असेसमेंट कर सकें, लोन अप्रूवल देख सकें, डिस्बर्समेंट, रिकवरी, कस्टमर सर्विसेज, इन सबको देख सकें। इट इज फैसिलिटेटेड बाय द डिजिटल लेंडिंग ऐप प्लेटफॉर्म। एंड ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर हम बात करें तो इमर्जेंस ऑफ सेवरल स्टार्टअप एंड NBFCs एक बहुत बड़ा रीजन है। फिर इंटरनेट पेनिट्रेशन जैसे बढ़ रहा है, इसलिए भी इसको लाने का जरूरत था। स्मार्टफोन यूजेज बढ़ रहा है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, फेवरेबल रेगुलेटरी इन्वायरमेंट क्रिएट करना जरूरी है, राइजिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा रीजन है, ठीक है, जो हमें ये आते हुए नजर आए। अब अगर हम डिजिटल लेंडिंग की बात करते हैं तो DLAs आर मोबाइल एंड वेब बेस्ड एप्लीकेशन ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटीज, जो कि इंक्लूड करता है जैसे कि बैंक, NBFC, ठीक है, इनके जो एप्लीकेशंस होती हैं जिनके थ्रू लेंडिंग एंड ऑल को देखा जाता है, ठीक है, ये है। एंड एज वेल एज दोज ऑपरेटेड बाय द लेंडिंग सर्विसेज प्रोवाइडर एंगेज्ड बाय द REs। अब लेंडिंग शेयर की अगर हम बात करते हैं, प्राइवेट बैंक हैव अ मेजर शेयर डिजिटल लेंडिंग के अंदर, फॉलोड बाय द NBFC, एंड उसके बाद पब्लिक सेक्टर बैंक अकॉर्डिंग टू द RBI। बेसिकली ये इंफॉर्मेशन सामने आई है। अब देखो कुछ यहाँ पर की प्रोविजन है। सबसे पहला क्या है? कस्टमर प्रोडक्शन एंड द कंडक्ट रिक्वायरमेंट। तो जितने भी जो लोन डिस्पर्सन हो रहा है, सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है, रीपेमेंट एंड ऑल, बोरोवर के द्वारा कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट करा जाएगा डायरेक्टली इन द REs बैंक
एंड विदाउट एनी पास थ्रू अकाउंट या फिर पूल अकाउंट या फिर कोई थर्ड पार्टी का यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं होगा। ऑटोमेटिक इंक्रीज नहीं हो सकता क्रेडिट लिमिट के अंदर विदाउट द कंसेंट ऑफ द बोरोवर, एंड प्रोवाइड करता है ये की फैक्ट्स स्टेटमेंट को टू द बोरोवर बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द डिजिटल प्रोडक्ट। अगर हम की फैक्ट स्टेटमेंट को देखें, ये कंटेन करता है डिटेल ऑफ ऑल इंक्लूसिव कॉस्ट ऑफ डिजिटल लोन in the form of annual percentage rate, the recovery mechanism detail of grievance redressal officer designated and the cooling off lookup period, ठीक है, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है, कोई ग्रीवियंस है, तो वो भी यहाँ पर डील किया जाएगा। नोडल ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा आरईस के द्वारा एंड एलएसपीज के द्वारा, जिससे वो फिनटेक डिजिटल लैंडिंग रिलेटेड कोई भी कंप्लेन आ रही है उसको देख सके विच इज रेज्ड बाय द बोरोवर। बोरोवर जो है वो कैन कंप्लेन ओवर द कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम ऑल्सो, उनका जो पोर्टल है वहां पर भी वो कंप्लेन कर सकते हैं अंडर द आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बड्समैन स्कीम। इफ अगर उनका जो ग्रीवेंस है 30 दिन के अंदर रिजॉल्व नहीं होता तो वो इस चीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नोडल ऑफिसर जो है वो तो है, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो थ्रू द कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल एंड उसके थ्रू कहीं ना कहीं आप इस चीज को ला सकते हैं। टेक्नोलॉजी एंड डेटा रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो कलेक्शन, यूजेज, शेयरिंग ऑफ डेटा बाय द डीएलएस, दे मस्ट बी नीड बेस्ड, जितना जरूरत है बस उतना ही होना चाहिए। प्रायर एंड एक्सप्लिसिट कंसेंट ऑफ द बोरोवर हैविंग ऑडिट ट्रायल शुड बी देयर, तो कंसेंट बेसिस पर आप उनका डेटा लोगे। स्टोरेज ऑफ डेटा की अगर हम बात करें, एलएसपीज एंड डीएलएस engaged by them स्टोर नहीं करते पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द बोरोवर एक्सेप्ट सम बेसिक मिनिमल डेटा, जैसे कि नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, ये सब तो देखो चाहिए ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर लैंडिंग इन्वॉल्व हो रही है, पर इसके अलावा कोई भी आप पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं रखोगे। फिर ऐसा नहीं कि आप किसी का बायोमेट्रिक डेटा रख रहे हो कि उनकी आंखों का कलर क्या है, ठीक है, अंगूठा है, नॉन, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं है, तो वो नहीं लिया जाएगा। ऑल डेटा विल बी स्टोर्ड ओनली इन सर्वर्स जो कि इंडिया के अंदर लोकेटेड है एंड बोरोवर को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा about the storage of the consumer data. आरईज रिस्पॉन्सिबल होंगे डेटा प्राइवेसी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, कस्टमर के पर्सनल इंफॉर्मेशन का, एंड आरईज शैल इंश्योर that everything is happening fine and LSPs engaged by them comply with the technology standard and cyber security का ख्याल रखा जा रहा है। एंड आरबीआई एंड एजेंसी जो भी न्यू गाइडलाइंस लेकर आती हैं, प्रॉपर गाइडलाइंस लेकर आती हैं, उनका यहाँ पर फॉलो अप हो रहा है, ठीक है, इसको देखा जाए। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो रिपोर्टिंग ऑफ लोन बाय द आरईज टू द क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर या फिर टेनर यहाँ पर होगा, एंड लेंडिंग जो होगी BNPL मॉडल के थ्रू होगी, ऑल्सो नीड टू बी रिपोर्टेड टू द CICs, तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को बताया जाएगा। एक्सप्लिसिट ऑप्शन टू एग्जिट डिजिटल लोन टू द बोरोवर्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा बाय पेइंग द प्रिंसिपल एंड द प्रोपोर्शनेट APR विदाउट एनी पेनल्टी ड्यूरिंग द कूलिंग ऑफ पीरियड डिटरमाइंड बाय द बोर्ड ऑफ REs। Enhanced due diligence by the REs before entering into a partnership with the LSP for digital lending and shall carry out a periodic review of the conduct of LSPs engaged by them। तो यहाँ पर रिव्यू भी होता रहेगा कि ये चीज अच्छी तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही। तो देखो इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको मोटे मोटे तौर पर पता होना चाहिए कि हाँ डिजिटल लैंडिंग के लिए ये चीज है कि हाँ अच्छी तरीके से वो चीज हो रही है, ठीक है, प्रॉपर फ्रेमवर्क को लेकर आया गया है। डिजिटल लैंडिंग मार्केट इन इंडिया एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ग्रोथ ही होगी एंड ग्रोथ रेट ऑफ 48% हमें देखने को मिलेगा बाय 2023, क्योंकि काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है कि लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो आज का हमारा जो पर्टिकुलर लेक्चर था वो यहीं तक था। अगले लेक्चर में हम फाइनेंशियल मार्केट वाला जो पोर्शन है उसको कवर करेंगे। अगर आपको ये मददगार लग रहा है, आपको हेल्प लग रही है, जल्दी से लाइक का बटन दबा दो, स्टडी एज को सब्सक्राइब कर लो एंड ऐसे ही आप हमारी सीरीज को देखते रहो, अपने जो करंट अफेयर्स है उनको ब्रश अप करते रहो। चलो मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।